वेलकम टू आरजे क्लासेस। और आज जो हम लोग करने वाले हैं दैट इज काइनेटिक एनर्जी। देखिए, काइनेटिक एनर्जी जो मेरे अंदर है सो किस कारण है, ड्यू टू दी क्या जाएगा, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर एक ऑब्जेक्ट सपोज करो आपके पास ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस मोशन में है, किस में है, मोशन। तो ऑब्जेक्ट के मोशन में होने के कारण उसके अंदर जो ओमिस एनर्जी पोज्ड होगी दैट एनर्जी इज सेड टू बी द काइनेटिक एनर्जी। तो सिंपल सा समझ में आ गया, एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, उसके मोशन के कारण जो एनर्जी उसके अंदर पोज्ड होगी, जो अंदर एनर्जी उसके अंदर कंटेंट होगी दैट एनर्जी इज सेड टू बी द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो डेफिनेशन पहले लिख दो। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी पोजेज बाय एन ऑब्जेक्ट, एनर्जी पोजेज बाय एन ऑब्जेक्ट, poses by an object due to its motion, due to its motion, its motion, due to its state of motion। जैसे भी आप लिख सकते हैं, वर्ड्स को आप ट्विस्ट एंड टर्न कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है कि काइनेटिक एनर्जी जो आपके पास है मैथमेटिकली आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो। तो आप लिखते हो क्या, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल्स टू हाफ mv², हाफ mv²। ये तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू दी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। अब ये क्या करना है, इसमें से हमको दो चीज़ें समझनी है। तो काइनेटिक एनर्जी समझ में आ गया, इसका मतलब हमको ये समझ में आ गया कि अगर हमको फैक्टर्स की बात करें, फैक्टर्स, काइनेटिक एनर्जी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो काइनेटिक एनर्जी समझ में आ गया। अब हम फैक्टर्स की बात कर लें, तो फैक्टर्स की अगर बात करें तो फैक्टर्स में आप सबसे पहले क्या, मास के ऊपर डिपेंड करता है। और ऑब्वियसली सबसे ज़रूरी बात कि काइनेटिक एनर्जी एंड मास बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप एक क्वांटिटी को इंक्रीज करोगे दूसरा अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर आप किसी के मास को इंक्रीज करते हो और क्या हो जाएगा, फिर भी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना है। अगर आप वेलोसिटी को इंक्रीज करते हो फिर भी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होनी है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगी दैट विल बी ऑन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसके स्क्वायर के टर्म में ये चेंज होना स्टार्ट कर देगा। तो आपने क्या पहले बोले, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये तो पहला आपके पास आ गया। और दूसरा आपने क्या बोला, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या बोल दिए, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये तो आपके पास निकल आया। अब हमको क्या करना है, मैथमेटिकली प्रूफ करनी है कि काइनेटिक एनर्जी जो है के ई इक्वल्स टू हाफ mv²। ये जो मैथमेटिकल फॉर्म आप लिखे हो ये आपको प्रूफ करके बताना है कि काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू दी हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये आपको प्रूफ करनी है। तो एग्जैक्टली देखो जरा सा, तो आप लेट कर लो। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी है क्या आपके पास, पहले अच्छी तरह समझिए। अब मेजर कैसे करोगे, तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट आपका, सपोज करो ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है और इस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए जितना रिटार्डिंग फोर्स लगाना होगा एंड जितना मेरा क्या हो जाएगा, वर्क डन होगा, वर्क डन, एक ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए रिटार्डिंग फोर्स के थ्रू मेरा जितना वर्क डन होगा या मेरा जितना एनर्जी स्पेंड होगा इसको रोकने के लिए, उसी को आप क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। मतलब आप क्या बोलते हो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन बाय द रिटार्डिंग फोर्स इन स्टॉपिंग द ऑब्जेक्ट, वर्क डन बाय अ रिटार्डिंग फोर्स, डन बाय अ रिटार्डिंग फोर्स, retarding force to stop an object, to stop a moving object, moving object। सपोज करो के ई आपके पास एनर्जी है, सपोज करो आपने टोटल अमाउंट ऑफ द फोर्स लगा रहे आप, है ना, वो फोर्स कितना, या इसको आप इस तरह से लिखो। तो आप इस तरह से वर्क डन की बात करें तो आप लिख सकते हो रिटार्डिंग फोर्स इनटू, आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वर्क डन या एनर्जी स्पेंड की यही बात होती है। अब रिटार्डिंग फोर्स सपोज करो आपने लेट कर रखा है कि आपके पास रिटार्डिंग फोर्स कितने की है, एफ।
एंड आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितने की एस, जो ऑब्वियसली हम लेते हैं, और काइनेटिक एनर्जी कितने की के। सो के इक्वल्स टू एफ इंटू एस निकल के आ गया। अब क्या करनी है, यहाँ से मेरा मेन काम अब स्टार्ट होता है। पहले आपने ये समझ लिया कि काइनेटिक एनर्जी मेजर कैसे करोगे। तो आप बोल दिए कि सर किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए जो मेरा एनर्जी स्पेंड होगा रिटार्डिंग फोर्स के थ्रू, उसको आप क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी बताएंगे। और फिर यहाँ से मेरे पास एक टर्म निकला के इक्वल्स टू एफ इंटू एस। अब लेट कर लो कुछ चीज़ें। लेट एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी को क्या आप यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी कितने की इसकी है, v। आप लेट करे हो। फाइनल वेलोसिटी आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में आ रहा है ना, ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाने के लिए जितना वर्क डन होगा फाइनल वेलोसिटी v इक्वल्स टू 0। एक्सीलरेशन जो है आपके पास है, एक्सीलरेशन ले लो कितने का है, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू, क्योंकि आप रिटार्डेशन की बात कर रहे हो, सो क्या आ जाएगा आपके पास माइनस है। और आपके पास डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करो, कितना आपके पास है, डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो यह है एस। अच्छा, तो करीब करीब अपने पास आ गया। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर आप बात करो, है ना, तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन या फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास क्या था, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। चलिए यार सर, अब इस इक्वेशन के अंदर हम क्या करते हैं, अपने पास जो वैल्यू हमने ले रखा है उस वैल्यू को हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। अच्छा v, आप बोलोगे सर v मेरे पास कितने का है, 0 है, हमने पुट कर दिया 0 इक्वल्स टू u। सर u को हमने क्या ले रखा है, v। अब क्या आ गया आपके पास, v स्क्वायर। अच्छा प्लस आपने a कितना ले रखा है, बोलोगे सर ये माइनस a हमने ले रखा है, तो हमने 2 और a के प्लेस पर हमने क्या लिखा, माइनस a लिखा, ठीक है। और s कितना, सर s ही है, तो मेरे पास क्या निकल आया, तो 0 इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस 2as। या अगर आप इसको सॉल्व करो तो क्या निकल आया, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ये निकल आया। और ये जो वैल्यू है मेरे पास वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2as निकला, तो लेकिन हमको किसके लिए पुट करनी है, s के लिए। s के लिए वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। चलिए ज़रा सा, तो अब अगर s के लिए हमको वैल्यू निकालना हो तो आप क्या लिखोगे, सो s इक्वल्स टू s वी स्क्वायर बाय 2a। चलिए, तो हमको एक वैल्यू निकल आया किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए। आप बोलोगे सर हमको जो डेरिवेशन निकालना है, हमको जो डेरिवेशन प्रूफ करनी है, वो प्रूफ करनी है क्या, k इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, ये प्रूफ करनी है ना। और मेरे पास जो टर्म्स हैं वो क्या क्या है, एफ है और एस है। तो इसका मतलब सर ये निकला कि हमको f के बदले भी एक ऑल्टरनेट वैल्यू हमको पुट करनी होगी। तो आप यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ, अगर मैं यही लिख देता हूँ, सेकंड दूसरा पेज टर्न नहीं करते, यही लिखते हैं आप, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ क्या जाएगा, न्यूटन सेकेंड लॉ से अगर बात करो तो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ आप f इक्वल्स टू क्या लिखते हो, f इक्वल्स टू ma, है ना। तो चलिए ज़रा सा ये दोनों वैल्यू पुट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से जो वैल्यू मिला वो हम क्या करते हैं, अच्छा सॉरी, ये इक्वेशन आपके पास कहाँ आ गया, f इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, ये आपके पास था f इंटू एस। ये आप इक्वेशन 1 ले लो, इसको है आप 2 ले लो, एंड दिस वन इज क्या हो जाएगा 3, है ना। पुटिंग वैल्यू, है ना, पुटिंग वैल्यू ऑफ किसका, f एंड s फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 कहाँ पे, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में अगर आप 2 और 3 से मिले हुए वैल्यू को अगर आप पुट करोगे तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या था, आप बोलोगे सर k इक्वल्स टू एफ इंटू एस था, इक्वल्स टू क्या मिला आपके पास f के बदले, आप बोलो सर ma मिला।
और s के बदले क्या मिला, तो सर s के बदले v² मिला, v²/2a। अगर आप देखोगे तो a एंड a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू आपको क्या मिला, ½ mv²। तो k इक्वल्स टू ½ mv², ये मैथमेटिकली क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, और इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं, k इक्वल्स टू ½ mv²। तो ये आप मैथमेटिकली आपका डेरिवेशन क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है। तो जब भी आपको कोई भी डेरिवेशन फिजिक्स में करना होगा तो सिंपल स्टेप बाय स्टेप अगर आप लॉजिकली मूव करते हो तो आपको सॉल्व करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।